हेलो, मेरा नाम ऋतिक आर्या है। मेरी रैंक इस बार 899 है और मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है और मैंने सेकंड अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया। जैसा कि अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, तो ये इसका उसका ही सेकंड पार्ट है। किसी कारणवश पहले पार्ट में कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण वह बंद करना पड़ा। यह मेरा सेकंड पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी जर्नी बताई थी, उसके बाद ही मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। आप लोगों ने उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, जो किसी कारणवश वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण वो सेशन बंद करना पड़ा और मुझे सेकंड सेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं उन क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाते हुए, जो प्रीलिम्स की बात हो रही थी, उनको ही आगे बढ़ाते हुए मैं बढ़ता हूँ। जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे। आप जैसे बात कर रहे थे कि सर 1 से 100 में कैसे राउंड से जाएँ, कैसे जाएँ? तो जैसे मैंने बताया कि पहली नज़र में आप जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो कर लें, वो अच्छे से आते हैं और गोले को भरते जाएँ। प्लीज़ इकट्ठे गोले के लिए नहीं छोड़ें। सेकंड राउंड में आप जैसे आएँगे तो आपके 10-15 क्वेश्चन और बढ़ जाएँगे और एक माइंड में स्ट्रेटजी रखें आप। जैसे ही आप पेपर का पैटर्न देखेंगे, आप देख लेंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। इसकी मार्किंग 90 नंबर होने वाली है कि 70 नंबर होने वाली है। ये आपको पेपर समझ लेना होगा। खासकर 2023 के पेपर में ऐसा हुआ था, उस टाइम कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो प्लीज़ देख के चलें। और लास्ट टाइम पेपर थोड़ा ईज़ी आया था। थोड़ा ईज़ी आया था, ज़्यादा ईज़ी कुछ नहीं था। ऐसी बातें मार्केट में थी, बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। तो पहली बार में सोच लें कि आपको अटेम्प्ट कितने करना है। जैसे मेरी 60-30 स्ट्रैटेजी रहती थी कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट में मेरे 60 सही हो, 30 गलत हो, तो 50 सही होंगे, तो ओवरऑल 100 नंबर आएँगे। बिल्कुल साइंटिफिक सोचें। कोई भी ज्ञान की भावनाओं में नहीं बहें। किसी को ज्ञानी नहीं बनना है, आपको नौकरी निकालनी है, सिविल सर्विस आपको क्वालीफाई करना है। तो आप पहली नज़र में एक बार पूरा पेपर देख के जो आपको अच्छे से आता है वो क्वेश्चन कर लें और गोले को भरते जाएँ। दूसरा क्वेश्चन किसी ने किया था कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फर्स्ट देन अदर, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में सबके पेपर का पैटर्न अलग होता है, एबीसीडी मिलते हैं, जिसके में जो मिले उसी हिसाब से क्रम से करते जाओ। पहली रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग में ध्यान दें, तो आपके जो है वो भरते जाएँ जो आपके आते हैं। स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता, वीक भी कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पहले पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट और साइंस टेक, इनके क्वेश्चन गलत ना हो तो अच्छी बात है, खासकर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के। नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी जैसे मैंने बताया, प्री और मेंस के साथ में ही बनाएँ, क्योंकि जो अभी आप प्री के लिए पढ़ेंगे तो वो मेंस का जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो प्री में काम आएगा ऑप्शन एलिमिनेट करने में। और जब आप मेंस लिखने जाएँगे तो आपको जो प्री में डाटा फैक्ट पड़ा होगा वो वहाँ काम आएगा। तो बिल्कुल साथ में ही बनाएँ नोट्स, और नोट्स प्लीज़ बनाएँ, हर विषय के बनाएँ, अपने हैंडराइटिंग में बनाएँ। मेंस में बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। इवन जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सितंबर में, तब भी बहुत काम आते हैं। क्लास 11 से 8 स्ट्रीम मैंने बताया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। मैं खुद 12 तक पीसीएम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त आईआईटी से भी हैं और बीएससी वाले भी हैं और भी फील्ड के हैं। स्ट्रीम से ज़्यादा मतलब होता नहीं जब आप यूपीएससी के फील्ड में आते हैं। अगर आपके जैसे आपने बताया कि आपका मन आर्ट स्ट्रीम में जाने का, तो आप स्ट्रीम चुन सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा साइंस को ना भूलें, क्योंकि साइंस बहुत ज़रूरी है। जीएस थेट बहुत ज़रूरी है, सीसैट में मैथ भी आती है। तो प्लीज़ साइंस को चुनते अगर आपको सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि यूपीएससी करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइंस वाले भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साइंस वाले ही आते हैं। तो प्लीज़ किसी को देखा-दासी में ना करें, आप अपने हिसाब से चुनें। सर, हाउ टू बैलेंस यूपीएससी विथ कॉलेज एज़ आई एम इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स? चूँकि अब मैं तो बस यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप बेसिक पढ़ते रहें, जो एनसीईआरटी वगैरह है। अभी आप कॉलेज लाइफ़ जिएँ 3 साल की कॉलेज लाइफ़ में आप 20-21 साल के हो जाएँगे। लास्ट ईयर जो आपका फाइनल हो बीए का, तो वहाँ से आप थोड़ा सीरियस हो जाएँ कि अब आपको यूपीएससी की जर्नी में जाना है, तो आप जाएँ। तो मैं कहूँगा पहले कॉलेज के 1-2 साल आप जी लें, कॉलेज लाइफ़ सबको जीनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा नहीं होता है कि एक परीक्षा के निकालने के बाद आप लाइफ़ जिएँगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो चीज़ जिस समय होती है आप प्लीज़ उस समय ही करें, लेकिन एक बैलेंस के साथ करें। अगर आपका यूपीएससी मन है तो आप एनसीईआरटी थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते जाएँ, जीएस को थोड़ा सीरियस लें और प्लीज़ पेपर पढ़ते जाएँ। पेपर इज़ मस्ट। प्लीज़ पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्लीज़ पेपर पढ़ें। और लास्ट ईयर में जब बीए ऑनर्स के यहाँ जैसे कि एआर रैंक का सत्यम गांधी था, जिनकी एआर 10 आई थी, तो वो भी बीए वगैरह ही शायद कर रहे थे, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन उन्होंने कॉलेज के साथ ही स्टार्ट कर दिया था और मैंने भी कॉलेज के साथ स्टार्ट कर दिया था। जब मैं बीए फाइनल में था उस टाइम कोरोना भी चल रहा था, 2021 की बात है, मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दिमाग में पहले ही से था इंटर के बाद से। तो आप कॉलेज के साथ बिल्कुल करें, बहुत ज़रूरी भी है। सर, मेंस जीएस पेपर वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस कर दीजिए। सर, मेंस जीएस पेपर वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस कर दीजिए। मेरे मेंस में अच्छे नंबर हैं, वैसे मैं बताऊँ, पहले टाइम के हिसाब से मेरे अच्छे नंबर थे। मेरे कुछ किसी कारणवश इंटरव्यू में मुझे 151 ही नंबर मिले, इस कारण थोड़ा रैंक आपको ज़्यादा लग सकती है, वरना मेरे मेंस में अच्छे नंबर थे। तो जीएस पेपर स्ट्रेटजी
क्योंकि मैं मानता हूँ कि सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मैं किसी टॉपर्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है। तो मैं मानता हूँ कि स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से बनाएँ, अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाएँ, क्योंकि कोई फ जो आपके फील्ड में होता है, कोई रूरल बैकग्राउंड का होता है, कोई अर्बन का होता है, किसी की लाइफ़ कैसी होती है, किसी को कैसे पढ़ना होता है। तो मैं मानता हूँ स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से बनाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ प्री और मेंस को साथ में लेके ही पढ़ें, वो डाटा बहुत काम में आता है। प्लीज़ पेपर पढ़ते जाएँ, थोड़ा-सा कोई बड़ी खबर है तो लिख लें, अच्छा लिखे ना तो एक बार दिमाग में तो देख ही लें। आंसर राइटिंग एंड मॉक टेस्ट। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने 12 और 16 घंटे भी लिखा है, ये बात यथार्थ है। पेपर में चूँकि 6 घंटे का तो पेपर लिखना ही होता है, जिस दिन देने जाते हैं 3-3 घंटे के, और 1-1 घंटे पहले से बैठ जाना होता है, डेढ़-डेढ़ घंटे पहले से। तो पूरा आप समझ सकते हैं बहुत हेक्टिक होता है। ऐसी गर्मी में एक पंखा चल रहा होता है, सिंपल बच्चों की बेंच होती है दिल्ली में तो, जो छोटी-छोटी क्लास के होते हैं। तो भाई लिखें, खूब लिखें। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना, ये सब बच्चे ही कहते हैं, सारे टॉपर्स बोलते हैं। तो प्लीज़ खूब लिखें, लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा लिखें। बढ़िया डायग्राम बनाएँ, बहुत मस्ट है, वरना आप पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएँगे। आप बिल्कुल साइंटिफिक सोचें प्लीज़, क्योंकि आपको 3 घंटे हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 नंबर के भी आते हैं, 15 नंबर के भी आते हैं, 150 वर्ड लिखने हैं, 250 वर्ड लिखने हैं। जब ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं झुक के, तो 3 घंटे बाद ही सिर उठता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो प्लीज़ खूब लिखें। और लगभग मैं मानता हूँ कि प्लीज़ 1-2 पेपर तो लिखते रहें डेली का। और अगर आप प्री के टाइम भी हैं तो प्लीज़ प्री के टाइम 2-3 महीना लास्ट का छोड़ दें, लेकिन आप जनवरी में लिख सकते हैं। लास्ट के जो महीने होते हैं, जो मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें आप चाहें तो प्री पे फ़ोकस कर दें, लेकिन प्लीज़ मेंस का लिखते जाएँ। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री निकलने के बाद प्लीज़ मेंस और इंटरव्यू ना रोकें। जिस बार प्री निकले उस बार मेंस भी निकालें, इंटरव्यू निकालें। तो रैंक इम्प्रूव के लिए आप एग्ज़ाम देते रहेंगे, आप पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि जो लोग मिडिल क्लास के होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम पर जॉब का बहुत प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है, और इतना समय नहीं हो सकता है कि हम 30-30 साल तक यहीं डले रहें। हमारी लाइफ़ भी है, कुछ हमें भी जीने हैं, हमारे भी ख्वाब हैं। तो प्लीज़ इस बार प्री निकले, इस बार मेंस ज़रूर निकालें। साथ में ही मेंस का पढ़ते रहें, ऐसा कोई अलग नहीं होता है, साथ में नोट्स बनाएँ। कांग्रेचुलेशन ब्रो, सेकंड अटेम्प्ट में ही आपने यूपीएससी क्लियर किया, थैंक यू भाई। मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएँ? देखो, मेमोरी पावर ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में बढ़ जाती है। मेमोरी पावर बढ़ती है बार-बार पढ़ने से। जब आप किसी चीज़ को बार-बार कनेक्ट करते हैं, आप पेपर देखते हैं तो वही खबर देखते हैं। आप मोबाइल में आपने ट्विटर चलाया, कुछ भी चलाया, आपने वही खबर देखी, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी, वही खबर देखी। जब कोई जब चीज़ घटना बार-बार आपके दिमाग में टच मारती है, तो टच गल करती है, तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे सिंपल पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स ले लो, आप कितनी बार पढ़ते हैं, आपको सब कुछ आता है। लेकिन जब भाई 5th और 6th शेड्यूल की बात होती है, आर्टिकल 370 के बाद से 71, 72 की बात होती है, आपको याद नहीं होते हैं। बजट में उतना अच्छे से पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कम पढ़ते हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतना बात। कोशिश करें कि अपने आँख कान को बहुत अच्छे से खोल के रखें, आस-पास क्या घट रहा है, किस चीज़ किससे रिलेटेड हो रही है। ऐसे मेमोरी पावर बढ़ती जाएगी, पेपर आप पढ़ेंगे, मेमोरी पावर बढ़ेगी। आर्टिकल्स पढ़ने से जो पेपर्स के आर्टिकल्स होते हैं, उससे मेमोरी पावर बढ़ती है, क्योंकि कई घटनाओं को क्रोनोलॉजी में बहुत अच्छे से बता दिया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर एसे एंड एथिक्स। मेरे इस बार एथिक्स में भी नंबर अच्छे हैं और एसे में भी नंबर अच्छे हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब ऐसा फर्स्ट मेंस के हिसाब से। तो ऐसे में जैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप हाई स्कूल स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, जो आपको क्वाइट्स पढ़ते हों, जो आप कथनी, शायरी, जो अच्छी शायरी है, जो देश के लिए होती हैं या कोई फील्ड में जाने के लिए होती है, उन्हें अभी से ही याद करते चलें, बहुत काम आती हैं। जैसे वरना आप मेंस के टाइम कुछ क्या कहते हैं, शायरी वगैरह, कहानी वगैरह याद करेंगे। अगर कोई अच्छी सीरीज़ वगैरह भी आप देखते हैं, कोई घटना याद करते हैं, तो उसे भी आप दिमाग में रख के चलें। क्योंकि ऐसे एक कहानी से भी स्टार्ट होता है, भूमिका जब आप बनाते हैं, ऐसे किसी डाटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई एक बात करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक सीरीज़ देखी थी जो कंधार हाईजैक पे आई थी, आईसी 814 पे आई थी, नेटफ्लिक्स पे है। कुछ में से कुछ टाइम पहले मैंने देखी थी। उसको मैंने सेकंड डे से था, कुछ ना करने वाला था ही, कुछ ना करना, कुछ करना टाइप पे था। उसपे मैंने उससे ही स्टार्ट किया था, क्या कहते हैं, उस सीरीज़ से स्टार्ट किया था। क्योंकि उसमें अजीत डोभाल लास्ट में बोलते हैं कि हिस्ट्री हमें कैसे याद करेगी, कि हमने 179 यात्री बचाने के लिए इन आतंकवादियों को छोड़ दिया। तो ऐसा आप भरमेस घटनाओं को, जो आप अच्छे डायलॉग हो, पिक्चर्स को, उनको याद रखें। बस थोड़ा अच्छी पिक्चर हो, अच्छी हो, जो एग्ज़ामिनर चेक करे उसे भी अच्छा लगे, अच्छा संदेश जाए। तो प्लीज़ आपने बचपन में मान लो, वैसे मान लो मैंने बचपन में ये पढ़ा था कि अयं निजा परोवेति गणना लघु चैषाम् उदारचरता नाम तु वासुदेव कुटुम्बकम्। तो जो वासुदेव कुटुम्बकम है, जी20 जैसे लोगों हैं, इनको मैंने यूज़ किया है कि हमारे लिए तो सारा विश्व ही हमारा परिवार है। तो ऐसे जो आपने बचपन में आपने श्लोक पढ़े हैं, कुछ शायरी पढ़ी है, वो सारी काम में आती है। तो आपको ये ना सोचे कि ये काम में नहीं आए, सब यूपीएससी में हर चीज़ काम में आती है, अगर आपने सही वे में पढ़ी है। और जो ऐसे में बहुत काम आती है, क्योंकि 125 नंबर का 1 ऐसे, 125 नंबर का 2 ऐसे खत्म। सोचिए ना, और ऐसे 140 नंबर भी देता है, 190 नंबर भी देता है, 90 नंबर भी देता है, 140 भी देता है, 160 भी देता है। तो कम से कम 110, 120 तो आपके आने ही चाहिए ऐसे में, अगर आपको अपना नाम चाहिए लिस्ट में। तो आप जो पढ़ते हैं उसको याद रखें, कहानियों को बहुत अच्छे से याद रखें। और
भाई इतना अच्छा लिखें कम से कम कि एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ में आए। तो प्लीज़ राइटिंग पे भी आप ध्यान रखें, राइटिंग ज़रूरी है स्पीड के साथ। एथिक्स की बात करें तो एथिक्स और ऐसे एक प्रकार से रिलेटेड होता है, आपको घटनाएँ याद होती हैं, आप एथिक्स में लिख सकते हैं। पेपर पढ़ेंगे तो एथिक्स का पेपर आपको बहुत अच्छा लगेगा लिखने में। आपको याद होगा अभी वायनाड में एक क्या कहते हैं भूस्खलन आया था, केरल में वायनाड में ही आया था शायद। तो उसके बाद एक महिला अधिकारी थी जिन्होंने रातों-रात एक कुछ घंटे 36 घंटे कितने घंटे एक पुल बनाया था। तो ऐसे उदाहरण जब आप करंट के एथिक्स में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एग्ज़ामिनर को भी लगता है कि ये व्यक्ति करंट से भी जुड़ा हुआ है, कितने अच्छे उदाहरण भी लिख रहा है। तो ये आपकी मतलब आपकी जो ऑनेस्टी है, प्रोबेबिलिटी है या परसेवरेंस है, जैसे वर्ड हैं इनको भी अच्छे से याद करें, अच्छे उदाहरण दें, अच्छा यूज़ करें। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर था, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। सीसेट स्ट्रेटजी प्लीज़ बताइए? क्योंकि सर मैं बताऊँ मैं 2018 में जब इंटर करके आया तो मुझे ऐसी मुझे गाइडेंस नहीं था तो मैंने कुछ टाइम 6 महीने एसएससी भी किया था, तो मेरी मैथ तभी से ज़्यादा सही हो गई थी। इंटर के बाद ही मैंने कर लिया था। तो मेरी मैथ रीज़निंग शुरू से सही थी। बस मैं एक चीज़ याद रखता रहा यूपीएससी जर्नी में, कि एक सेट में संडे टू संडे लगा लेता था, मैथ और इसका। और कॉम्प्रिहेंशन पे भी मैं विशेष ध्यान रखता था कि बाय द वे किसी ईयर मैथ बहुत टफ आई, जैसे 2023 में हुआ था, कि मैथ बहुत टफ थी, रीज़निंग भी टफ थी। तो उस टाइम कॉम्प्रिहेंशन बहुत फ़ायदेमंद होता है। उस बार मेरे 87 नंबर थे। किसी कारणवश जीएस में नहीं हुआ था मेरा 1-2 नंबर से, लेकिन मेरे सीसेट में उस टाइम ही पास था, फर्स्ट टाइम में पास था। तो सीसेट सीसेट घंटे भी बचाता है आपके। जैसे जब लास्ट ईयर में तैयारी कर रहा था, मेरे दोस्त जैसे 7 बजे आ जाते थे पढ़ने, तो मैं 10-11 बजे आता था। क्योंकि वो 4 घंटे सीसेट पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ता था। क्योंकि मैं सिर्फ़ एक सेट लगा लेता था, मेरा उसमें काम हो जाता था। क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था। जिसने पहले नहीं पढ़ा है तो सीसेट को हल्के में ना लें, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें। खासकर मैंने बताया अरिथमेटिक, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इनको प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लें। कॉम्प्रिहेंशन प्लीज़ भाषा पे पकड़ थोड़ा अच्छी कर लें, आपको अधिकारी बनना है। भाषा पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, आपकी जो भी भाषा है। सर मेरा नॉन साइंस बैकग्राउंड है बट साइंस इतना वीक नहीं है तो मुझे बेसिक एनसीईआरटी करनी चाहिए। मैंने साइंस की एनसीईआरटी में आपको ईमानदारी से बताऊँ ज़्यादा नहीं की है। क्योंकि साइंस का ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है। साइंस की टेक्नोलॉजी पे आते हैं और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आते हैं। आपको याद हो क्रिस्पर-cas9 जैसी टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, नोवेल्स की बात की जाती है, जेनोमिक्स की बात की जाती है, तो बहुत टेक साइंस का एक क्वेश्चन शायद एक आध विकल्प बेसिक होता होगा, मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे आते हैं, तो लेकिन बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको टेक्नोलॉजी बहुत ईज़ी समझ में आ जाएगी। जब आपको डीएनए और आरएनए में अंतर पता नहीं होगा तो आप क्रिस्पर-cas9 टेक्नोलॉजी कैसे समझेंगे? जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ, आप कैसे समझेंगे? तो प्लीज़ बेसिक अच्छा साइंस का रखें। और चाहे आप नॉन साइंस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं सर कट ऑफ कैसे क्लियर करें? हाँ, ये बात बिल्कुल एक साइंटिफिक क्वेश्चन आपने पूछा है, कट ऑफ पे ही फोकस रखें, 10-20 नंबर ज़्यादा लाएँ, कोई टॉप नहीं करना है, इतना वैज्ञानिक नहीं होता है लेकिन नंबर लाना। जैसे मैंने बताया 60-30 स्ट्रैटेजी रहती थी मेरी, 60-30 की स्ट्रैटेजी रहती थी। 60 सही करने हैं, 30 गलत होंगे तो 10-50 बचेंगे, मैं ये सोच के चलता था। किसी कारणवश अगर 48 भी होते थे तब भी 96 नंबर आ जाएँगे। तो आपने देखा 100 नंबर से कम ही कट ऑफ रहती है। तो कट ऑफ क्लियर का मैंने बताया पॉलिटी पे फोकस कर लें, 10-20 क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन करीब हो जाते हैं और इकोनॉमिक्स पे को फोकस करें 14-15 क्वेश्चन हो जाते हैं, पैटर्न देखेंगे आप, साइंस टैग पे फोकस करें। ये 4 क्वेश्चन तो अच्छे से कर लें। पॉलिटी मैं मानूँ गलत ना करें तो अच्छी बात है, कोशिश करेंगे 100% ही सही हो जाए, नहीं हो तो कम से कम 98% सही हो जाए। इकोनॉमिक्स बिल्कुल 95-90% सही होनी चाहिए। फिर मैंने बताया था जैसे कि एनवायरनमेंट और साइंस टैग विशेषकर। हिस्ट्री पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, जो सही होता था मॉडर्न और एंशिएंट सही हो जाता था, मिडीवल नहीं आया तो कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं आता है। सर आपने कौन-सी मिस्टेक करी थी सर? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिस्टेक की थी कि पेपर बहुत टफ था, मैं समझ नहीं पाया, मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए। क्योंकि उस बार कट ऑफ 60-70 नंबर ही रही थी, 70-80 तो मुझे कम अटेम्प्ट करने चाहिए थे, जिस कारण माइनस मार्किंग के कारण मेरा नहीं हुआ था। सेकंड टाइम मैंने उसको ध्यान विशेष करके रखा था, क्योंकि 1 बाय हेड नंबर कटते हैं। आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, पीसीएम ना लेने से सीसेट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं, मैं मानता हूँ इससे कोई ज़्यादा ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे भी ईज़िली कर लेते हैं, क्योंकि अलजेब्रा ज़्यादा आता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वैसे आती भी नहीं, एक आध क्वेश्चन हाई डिस्टेंस का आता है। और अरिथमेटिक आप आर्ट स्ट्रीम वाले भी कर ले, लाभ-हानि है, ब्याज है, वही क्वेश्चन है इंटरेस्ट वगैरह के और एलसीएम वगैरह, एचसीएम वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज के होते हैं, तो ये आर्ट स्ट्रीम वाले ईज़िली कर लेते हैं, इतना मैथ सबको आती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आपको आर्ट स्ट्रीम से पढ़ना है, पढ़ें। लेकिन मैथ का सीसेट प्लीज़ लगाते रहें, मैथ को ईज़ी ना समझें, सीसेट बहुत टफ है, ये बात मान के चलें। मैंने आईआईटी वाले बच्चों को फेल होते देखा है। सर आपने टाइम टेबल शेयर कर दो, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई बहुत हार्डकोर टाइम टेबल नहीं बनाया है। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस के टाइम में मेरा टाइम टेबल बहुत हार्डकोर था, कि फिर मैंने कोई वीकेंड-वीकेंड नहीं रखा और जो फिर मैंने घंटे नहीं देखे, लाइक 16 हुए, चाहे 14 हो, चाहे 8 हो, मैंने जितना हो सकता था, क्योंकि बाद 9-9 10-10 घंटे तो लिखना ही होता था, 3-3 पेपर। ऑप्शनल भी लिखना है, जीएस भी लिखना है। प्रीलिम्स के पहले की बात करें तो मैं थोड़ा जब मैं
तेज़ का प्रीलिम्स मुझसे नहीं निकला, तो मैं उसके बाद से मई में फ्री होता हूँ, मैं अक्टूबर से तैयारी में आ गया। मैंने प्रीलिम्स पे काफ़ी ध्यान दिया था सेकंड अटेम्प्ट में। तो मैं ऐसा कोई हार्डकोर टाइम टेबल नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मेरी पढ़ाई पहले 7-8 घंटे रहती थी, नॉर्मल मैं इतना तो पढ़ा है मैंने। कभी ज़्यादा वैसे मैं इतना घंटों से ज़्यादा मैंने बताया था, मैं बार-बार बताता हूँ, मेरी वीडियो भी बताती है, मैं टारगेट पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, कि मुझे इतना पढ़ना है, अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, तो पढ़ने हैं। अब लाइक चाहे उसमें 12 घंटे लगे हों, चाहे वो 12 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं होता, फिलहाल इतना अंतर नहीं आता है। लेकिन एक आप टॉपिक चुन लें, मान लो आपको 4 टॉपिक कवर करने हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी और मान लो आपको एग्जीक्यूटिव में भी जा रहे हैं, तो आप देख लें कि मुझे इतने घंटे लगते हैं। अगर मान लो 7 के 8 हो रहा है तब भी कर लें, 7 के 6 में हो गया तो 6 करके बंद कर दें, आप एन्जॉय करें। तो एक टारगेट बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको सही समय पे करना है। क्योंकि मैं 24 साल का हूँ, इसलिए मैं वो बात कह रहा हूँ। हाँ, आपके पास बहुत समय है, तो आप आराम से ज्ञान बटोरते रहें और करते रहें। 11th में पीसीएम ना ना लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है यूपीएससी में? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पीसीएम से कर लें, 12 तक तो। Sir, how to overcome this fear that will I be able to compete with JEE Rank 1, एसआरसी टॉपर, एलएसआर गोल्ड मेडलिस्ट? ये क्वेश्चन आपने बढ़िया किया है, क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड भी है। मैं इन किसी चीज़ में नहीं हूँ, ना तो मैंने जेईई दिया है, ना मैं एसआरसीसी से बिलोंग करता हूँ, ना मैं एलएसआर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं तो बुंदेलखंड के भी झांसी जिले में ना पढ़ के मैं उनके गाँव से पढ़ा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल स्कूलों से पढ़ा हूँ, नॉर्मल कॉलेजों से पढ़ा हूँ। जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, उसमें हाई स्कूल तक प्रॉपर पंखे भी नहीं थे। तो इन चीज़ों से तो मैंने कम्पीट किया है। किसी कारणवश इंटरव्यू में नंबर कम रहे, वरना रैंक मेरी बहुत अच्छी होती। तो ऐसे इस फ़ियर को बिल्कुल निकाल दें। यूपीएससी सबको बराबर मान के चलता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आईपीएस हैं, आप आईएएस के लिए दे रहे हैं इंटरव्यू, आप आईआरएस हैं, आप आईपीएस के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, आप हार्वर्ड से पढ़े हैं, आप डीयू के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप पीएचडी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो नंबर मिलेंगे, नहीं देंगे तो नहीं मिलेंगे। और जब मेंस लिखने जाते हैं, ज्ञान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्ट्रैटेजी मैटर करती है, आपका लिखना मैटर करता है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल नकार ही दें कि आप टॉपर हैं का नहीं है। ये बात सही होती है कि थोड़ा अच्छी कॉलेजों से पढ़ने से कुछ क्रिएटिविटी अच्छी होती है, थोड़ा वर्क बैलेंस लाइफ थोड़ा अच्छी होती है। इसके अलावा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है। आपने कोचिंग ली थी क्या? हाँ, मैंने कोचिंग एक शुरू के 1 डेढ़ साल मैंने कोचिंग की है, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था, तो कोचिंग मैंने गाइडेंस के लिए की है। भाई यूपीएससी सर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, चूँकि मेरे पिताजी तहसील में कर्मचारी रहे हैं, तो शुरू से मैंने तहसीलदार और एसडीएम वगैरह को देखा है, और डीएम को भी देखा है, डीएम सर को भी देखा है। तो शुरू से ही था कि सिविल सर्विस में मैं जा सकता हूँ, और मैं बचपन में कुछ जीएस के कॉम्पिटिशन में भाग भी लेता था, तो मेरे प्राइज़ राइज़ में काफ़ी जीतता रहा हूँ।